जय हिंद। नमस्कार सभी भाइयों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में हम पॉलिटी का क्लास नंबर 2 है। इसके पहले हमें ऑलरेडी क्लास बना चुके हैं जिसमें हमने संविधान के प्रमुख स्रोतों की चर्चा की है। आज की इस टॉपिक में हम कैबिनेट मिशन यानी और प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन और संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इन सभी की चर्चा काफ़ी डिटेल में करेंगे। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि इससे क्वेश्चन आ जाता है इन टॉपिक से तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता है। और उम्मीद है कि आप सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे। यदि आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे ना तो आप सभी को सभी याद हो जाएगा और आप सभी कभी भूलेंगे नहीं। चलिए, आप हमारा मदद कीजिए और हम भी आपका मदद करते हैं। और इस प्रकार से हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप भी काफ़ी ध्यान से इसको देखने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था या कब, यानी ये सम्मेलन कब हुआ, तो इन सब की चर्चा आइए करते हैं और देखते हैं। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वह 12 नवंबर सन 1930 ईस्वी को हुआ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर सन 1930 ईस्वी को। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो साइमन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद, जो साइमन आयोग था उसकी रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद भारतीय समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर सन 1930 ईस्वी को आयोजित किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। यानी जो हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसका जो है वह लंदन में किया गया और इसका उद्घाटन ब्रिटिश सरकार सम्राट द्वारा किया गया। तो इसमें 86 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 86 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसलिए कांग्रेस भी भाग लिया था, लेकिन कांग्रेस ने पूरी तरह से भाग नहीं लिया था। इसमें केवल कांग्रेस के कुछ नेता लोग थे यानी कार्यकर्ता, जैसे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्तियों ने ही इस सम्मेलन में भाग लिया था। किंतु सम्मेलन में भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था ने भाग नहीं लिया था। तो इस प्रकार सम्मेलन में भारत की आत्मा विद्यमान नहीं थी। यानी भारत की सबसे बड़ी जो राजनीतिक संस्था थी, जब उसने भाग नहीं लिया तो इसका मतलब वही राजनीतिक संस्था जो सबसे बड़ी थी वही भारत की आत्मा थी। जब उसने भाग नहीं लिया तो इसका मतलब भारत की आत्मा ही विद्यमान नहीं थी। तो इस प्रकार राष्ट्रीय मुसलमानों को आमंत्रित नहीं किए गए। यानी जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे यानी मुस्लिम समुदाय के, उनको भी आमंत्रित इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं किया गया। तो अब देखते हैं हम मेन पॉइंट, इसका प्रथम गोलमेज सम्मेलन का मेन पॉइंट क्या है। तो सर 12 नवंबर सन 1930 ईस्वी को इसका आयोजन किया गया, ठीक है, और लंदन में इसका आयोजन किया गया, ठीक है, और इसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया और इसमें 86 प्रतिनिधि थे, ठीक है, और कांग्रेस ने इसमें पूर्णतः भाग नहीं लिया। कांग्रेस के इनको आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन में दे देगा। तेज बहादुर सप्रू हैं, श्रीनिवास शास्त्री हैं, डॉक्टर अम्बेडकर, इन्होंने ही केवल भाग लिया था और अन्य खास व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया था। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें भारत की आत्मा ने भाग नहीं लिया था और राष्ट्रीय मुसलमानों को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। तो इस पूरे हेडिंग में केवल इतना ही चीज़ इंपॉर्टेंट आप सभी को या क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो जो हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है तो यह 7 सितंबर सन 1931 ईस्वी को लंदन में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी लंदन में ही प्रारंभ हुआ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी लंदन में ही प्रारंभ हुआ। तो इसमें देखते हैं गांधी जी सम्मेलन प्रारंभ होने के 5 दिन बाद अर्थात 12 सितंबर 1931 ईस्वी को जो है लंदन में पहुँचे। यानी गांधी जी जब सम्मेलन हमारा शुरू हुआ तब भाग नहीं लिए, तब वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। इसके 5 दिन बाद, सम्मेलन के 5 दिन बाद यानी 7 सितंबर से डायरेक्ट 12 सितंबर 1931 ईस्वी को लंदन में पहुँचे। इस समय तक ब्रिटेन की राजनीतिक स्थिति बहुत परिवर्तित हो चुकी थी। यानी जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जिस प्रकार की राजनीतिक स्थिति थी उस प्रकार से अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं रही। तो पेजवुड के स्थान पर सर सैमुअल होर भारत मंत्री नियुक्त हो चुके थे। तो यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो था वो हमारे पेजवुड जो थे वो भारत मंत्री थे, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तक यानी जो भारत मंत्री है वो चेंज हो चुका था। अब सर सैमुअल होर जो है वो नए भारत मंत्री नियुक्त हो चुके थे जो पक्के अनुदारवादी थे, ठीक है। तो इस कारण निसंदेह गांधी जी के लंदन पहुंचने से पहले ही सब कुछ निर्णय हो चुका था। यानी गांधी जी लंदन जब नहीं पहुंचे थे तभी इन सभी चीज़ों का निर्णय हो चुका था। तो सम्मेलन मात्र दिखावा था। यानी जो द्वितीय सम्मेलन था यह मात्र दिखावा मात्र था। सरकार ने जानबूझकर सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या को बढ़ावा दिया। यानी जो सांप्रदायिक समस्या है उसको सरकार ने जानबूझकर ही बढ़ावा दिया और सम्मेलन में ऐसे ही लोगों को बुलाया गया कि जो सांप्रदायिक दृष्टि से सोचते थे। यानी सम्मेलन में उन्हीं लोगों को इनवाइट किया गया जो सांप्रदायिक दृष्टि से सोचते थे यानी लंबा सोचते थे, ठीक है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो
देखते हैं 7 सितंबर सन 1931 ईस्वी को इसको लंदन में आयोजित किया गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को, ठीक है। तो और गांधी जी जो है, गांधी जी भी इस सम्मेलन में भाग लिए, परंतु 5 दिन बाद यानी 12 सितंबर सन 1931 ईस्वी को लंदन में पहुंचे। और उस समय जो भारत मंत्री था सर सैमुअल होर था, ठीक है। और इसमें क्या इम्पोर्टेंस होता है, इसमें इम्पोर्टेंस हो सकता है कि इस सम्मेलन को जानबूझकर सांप्रदायिक समस्या को बढ़ावा दिया गया और इसमें उन्हीं लोगों को शामिल किया जो सांप्रदायिक दृष्टि से सोचने वाले थे। बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तीसरा सम्मेलन। तीसरा सम्मेलन क्या है हमारा, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर सन 1932 और 17 नवंबर, ठीक है, यस, नवंबर 1732 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया गया। तो 17 नवंबर यानी 1932 से 24 दिसंबर 1932, यानी 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर सन 1932 तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन चला, ठीक है। तो कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पूर्णतः भाग नहीं लिया, यानी कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया। इसमें सरकार के चटकोर केवल 6 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ठीक है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा। इसमें कोई नई बात नहीं है कि प्रथम 2 सम्मेलनों की पुष्टि हो गई थी, यानी प्रथम 2 गोलमेज सम्मेलन तो हो गए थे, तीसरा कोई यानी महत्वपूर्ण नहीं था, ठीक है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल ही रहा, जिस प्रकार से वो दोनों असफल रहे, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजन किया गया, तो यह 17 नवंबर सन 1932 ईस्वी को आयोजन किया गया और यह यानी 24 दिसंबर 1932 यानी 17 नवंबर यानी 1932 में आयोजन किया गया। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक यह तीसरा गोलमेज सम्मेलन हमारा चला और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, ठीक है। उसमें 6 प्रतिनिधि केवल थे, ठीक है, और प्रथम 2 गोलमेजों की पुष्टि हो गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है। अब देखते हैं हम संविधान सभा की मांग, यानी हमारे संविधान सभा को किस प्रकार से मांग की गई और हमारे भारत के महान वीरों ने किस प्रकार का इसमें अपना साहस दिखाया गया, किस प्रकार से उन्होंने अपने कर्मों को किया। आइए चलिए इन सबको देखते हैं और समझते हैं कि किन किन लोगों ने क्या क्या योगदान दिया है हमारे संविधान सभा की मांग के लिए और संविधान सभा के निर्माण के लिए। चलिए देखते हैं। तो सन 1885 ईस्वी में कांग्रेस के गठन के बाद भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई, यानी कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी सन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। तो जब कांग्रेस का हमारा गठन हो गया तो भारत में जो राजनीतिक चेतना थी तो वह और जागृत हुई और धीरे धीरे भारतीयों के मन में यह धारणा बनने लगी कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय करें। यानी जब धीरे धीरे भारतीयों के मन में धारणा बनने लगी कि वह भारत मतलब जब उनके अंदर चेतना जागृत हो गई तो उन्होंने सोचा कि अब हम अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय भी स्वयं ही करेंगे। तो इस धारणा को सर्वप्रथम अभिव्यक्त उस स्वराज विधेयक बिल में मिली जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया। तो स्वराज विधेयक जो था उसको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ही निर्देशन किए हैं, तो इसी में उनको सफलता भी मिली। तो इसके पश्चात 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा एक यानी उक्त कहा गया। उन्होंने कहा कि भारत संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। तो जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों के द्वारा ही लिखा जाएगा या इनकी इच्छानुसार होगा, या किसने कहा, तो गांधी जी ने कहा था, ठीक है। आगे महात्मा गांधी के इस उद्गार में यद्यपि यह आशय निहित नहीं था कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छानुसार होगा, ठीक है, कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा किया जाए, बल्कि उनका यह आशय था कि यानी भारतीयों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश संसद भारतीय संविधान को पारित करे। यानी गांधी जी का इतना पूरा मतलब भी नहीं था कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाए, यानी भारत ही उसका निर्माण करे, क्योंकि जो हमारे भारत पर शासन तो अंग्रेजों का था, यानी ब्रिटिश सरकार का था। तो गांधी जी ने सोचा कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही बनाया जाए और भारत की इच्छा को उसमें ध्यान में रखते हुए। तो आगे देखते हैं, आगे है महात्मा गांधी की इस मांग ने भारतीय नेताओं को संविधान सभा की मांग के लिए प्रेरित किया। यानी जब गांधी जी ने इस प्रकार का मांग ब्रिटिश सरकार से किया तो इससे भारत के सभी महान नेता जो थे वो सब प्रेरित हुए। आगे है 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई,
ठीक है, ब्रिटिश सरकार से मांग कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। यानी सर्वप्रथम 1924 ईस्वी में जो मोतीलाल नेहरू जी थे, इन्होंने ही भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की थी। और इसके बाद संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन साम्यवादी नेता एम.एन. रॉय द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसका औपचारिक रूप से जो मांग किया और इसका प्रतिपादन करने के लिए कहा गया तो एम.एन. रॉय द्वारा जी किया गया। ठीक है, जिसे सन 1934 ईस्वी में जाकर जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान कर दिया। यानी कन्फर्म, यानी इसका जो मूर्त रूप प्रदान किया वो सन 1934 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। नेहरू जी ने कहा कि यह स्वीकार किया जाता है कि भारत के भाग्य की एकमात्र निर्णायक भारतीय जनता है, तो भारत जनता ही अपने संविधान का निर्माण करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होनी चाहिए। यानी नेहरू जी ने कहा कि यह स्वीकार है कि भारत के भाग का निर्माण, यानी भारतीय जो है उनके भाग का निर्माण केवल भारतीय जनता ही कर सकते हैं, तो वे अपना संविधान निर्माण भी स्वयं पूरी स्वतंत्रता के साथ करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक हमारा कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा का निर्माण। यानी कैबिनेट मिशन क्या है, इसकी योजना क्या है और संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से हुआ, आइए चलिए समझते हैं, देखते हैं। अगस्त 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। यानी अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने, कांग्रेस ने जो होता है अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया। इस आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। यानी इस आंदोलन से ब्रिटिश सरकार हिल गई। ठीक है, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है ब्रिटेन में आम चुनाव होने लगे। यानी जिस प्रकार से चुनाव होना चाहिए उस प्रकार से ब्रिटेन में चुनाव होने लगे। इन चुनाव में अपने घोषणा पत्र में मजदूर दल ने भारत को आज़ादी देने की बात कही। यानी इनके द्वारा जो चुनाव में घोषणा पत्र होता है उसमें मजदूर दल ने भारत को आज़ादी देने की बात कह दी। तो मजदूर दल की सरकार बनने पर जो है प्रधानमंत्री एटली ने 14 मार्च सन 1946 को कॉमन सभा में जो है उन्होंने घोषणा कर दिया कि भारत स्वतंत्र होने का अधिकारी है। यानी जब सरकार मजदूर दल की जो सरकार बन गई तो प्रधानमंत्री एटली जो थे उन्होंने 14 मार्च 1946 ईस्वी को कॉमन सभा में, ठीक है, यह सूचित किया, यानी घोषणा कर दिया कि भारत स्वतंत्र होने का अधिकारी हो चुका है। इसको कार्यान्वित रूप से देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा कि भारत को आज़ाद करने के लिए। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना उम्मीद है समझ होंगे कि जब भारत स्वतंत्र होने का अधिकारी बन गया तो इसको कार्यान्वित, यानी इसको सही तरीके से कार्य के रूप में करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो है कैबिनेट मिशन को सन 1946 ईस्वी 16 मई सन 1946 ईस्वी को भारत में भेजा, जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एन.बी. अलेक्जेंडर, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, एक पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एन.बी. अलेक्जेंडर थे। ठीक है, और इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में 2 प्रकार के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन क्या है, तो जब भारत स्वतंत्र होने का अधिकारी हो चुका था तो इसको कार्यान्वित रूप में, यानी कार्य के रूप में जो प्रस्तुत करने के लिए 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन को भारत में अंग्रेजों यानी ब्रिटिश सरकार ने भेजा। और उसमें 3 सदस्य जो थे, इसमें यही इंपॉर्टेंट है सर पैथिक लॉरेंस और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर, इन तीनों मंत्रिमंडल के सदस्यों को भेजा गया और इन 2 प्रकार की रिपोर्ट को भी प्रस्तावित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा लास्ट है नोट, ये हमारा एक नोट पॉइंट है। संविधान सभा के लिए संपन्न हुए चुनाव में मुस्लिम लीग की स्थिति कमजोर हो गई। यानी जब हमारे संविधान सभा का चुनाव हुआ तो उसमें मुस्लिम लीग जो था, मुस्लिम समुदाय, उसकी स्थिति कमजोर हो गई। अतः लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। यानी जो हमारे संविधान सभा का बहिष्कार है वह मुस्लिम लीग के द्वारा कर दिया गया तथा पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन की मांग की गई। यानी इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार करके अपने लिए पाकिस्तान में अलग संविधान सभा की मांग कर दी। आगे है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में पृथक बैठक हुई। यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पृथक बैठक हुई जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। यानी प्रथम बैठक में, यह इम्पोर्टेंट है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ और इसमें किन समुदाय के लोगों ने भाग नहीं लिया। तो यह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। 3 जून 1947 के विभाजन योजना के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। यानी जब 3 जून 1947 ईस्वी को
विभाजन योजना आ गई तो इसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। इस पुनर्गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324 नियत की गई। यानी इसमें जो संविधान सभा में जो सदस्य थे वो 324 नियत थे। विभिन्न प्रांतों एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा किया गया। यानी जो प्रांतों एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि का चुनाव जो था वो अप्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, ठीक, अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों द्वारा दिया गया। और 31 दिसंबर 1943 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 हो गई। यानी पहले क्या थी तो 324 थी, इसके बाद जो है उसकी संख्या घटकर 299 हो गई, ठीक है। और इसमें 2 पॉइंट है कि संविधान सभा का, और उसमें हम कुछ बता रहे हैं आप सभी को, तो ध्यान में रखिएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष वो डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा थे, और जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। आप एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि एक यूट्यूबर ही जान सकता है कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब की क्या कीमत होती है। उम्मीद आप सभी को वीडियो समझ में आएगा। धन्यवाद।